नेहा, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो बच्चा, हम लोग कर रहे हैं बीएसटी का हमारा चैप्टर नंबर 2, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो क्या क्या पढ़ लिया इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने। पार्ट 1 में हम लोगों ने 3 टॉपिक्स डिस्कस करे थे। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देन इस चैप्टर के पार्ट 2 के अंदर, मतलब कल की क्लास में हम लोगों ने हेनरी फियोल के प्रिंसिपल स्टार्ट करे थे। तो मैंने बताया था आपको, हेनरी फियोल साहब ने हमें मैनेजमेंट के कितने प्रिंसिपल्स दिए हैं। इन्होंने हमें मैनेजमेंट के टोटल 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट से लेकर 7th तक के शुरुआत के 7 प्रिंसिपल्स कंप्लीट कर लिए। डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इन दोनों में डिफरेंस, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ पर्संस। अब आज की क्लास में बचे हुए 7 प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे। तो हेनरी फियोल वाले प्रिंसिपल्स आज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। देन कल की क्लास में हम लोग एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे, देन टेक्निक्स डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होने वाला है। शुरू करें फटाफट से। तो देखो, आज का हमारा पहला प्रिंसिपल आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे पहले तो बहुत आराम से समझो कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। देन बात करेंगे कि फियोल साहब क्या बोलते हैं। देखो, सेंट्रलाइजेशन का मतलब है जब डिसीजन लेने का राइट, यानी कि जो अथॉरिटी है, जो पावर है, वो सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में होती है। जब पावर का कॉन्सेंट्रेशन कुछ ही लोगों के हाथ में होता है, अथॉरिटी, डिसीजन लेने की जो पावर है वो सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स के हाथ में है। टॉप लेवल मैनेजर्स ही सारे डिसीजंस ले सकते हैं। लोअर लेवल मैनेजर्स, मिडिल लेवल मैनेजर्स डिसीजंस नहीं ले सकते। उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइजेशन। लेकिन जब यही पावर, यही अथॉरिटी, इसका डिस्पर्सल हो जाता है, यानी कि ये जो पावर है, अथॉरिटी है, ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है कि टॉप लेवल मैनेजर्स भी डिसीजंस ले सकते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स भी डिसीजंस ले सकते हैं, लोअर लेवल मैनेजर्स भी डिसीजंस ले सकते हैं, सबऑर्डिनेट्स भी डिसीजंस ले सकते हैं। उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। क्या लिखा है? जब ये डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, यानी कि जो पावर है, इसका कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ फ्यू हैंड्स में, यानी कि कुछ ही हाथों में होता है, सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स के पास में ही अथॉरिटी होती है, दैट इज सेंट्रलाइजेशन। लेकिन जब इसी पावर का डिस्पर्सल हो जाता है, ये पावर एक से ज्यादा लोगों के हाथ में होती है, टॉप लेवल मैनेजर्स भी डिसीजंस ले रहे हैं, हमारे जो मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं वो भी डिसीजंस ले सकते हैं, लोअर लेवल मैनेजर्स भी डिसीजंस ले सकते हैं, कुछ हद तक हमारे वर्कर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। अब हेनरी फियोल कहते हैं कि बच्चा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंप्लीटली सेंट्रलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए कि सारी पावर जो है वो सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स के हाथ में है। बेचारे मिडिल लेवल मैनेजर्स, लोअर लेवल मैनेजर्स कोई डिसीजन ही नहीं ले सकते। ये कहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंप्लीटली डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी भी नहीं होनी चाहिए कि आपने पूरी पावर को ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सब लोग डिसीजंस ले रहे हैं, सब लोग अपने लेवल पर डिसीजंस ले जा रहे हैं, कोई किसी की नहीं सुन रहा, सब अपने आप को बादशाह समझ रहे हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों में क्या होना चाहिए? एक बैलेंस होना चाहिए। अब ये बैलेंस कैसे हो सकता है? बहुत ही सिंपल सा है। देखो, जो नॉर्मल काम है, यानी कि जो डे टू डे एक्टिविटीज है, रूटीन वर्क है, उससे रिलेटेड जो पावर अथॉरिटी है, उसका डिस्पर्सल होना चाहिए कि यार मिडिल लेवल मैनेजर्स भी डिसीजंस ले सकते हैं, लोअर लेवल मैनेजर्स भी डिसीजंस ले सकते हैं, सबऑर्डिनेट्स अपने लेवल पर थोड़े थोड़े से डिसीजंस ले सकते हैं। लेकिन जो अल्टीमेट अथॉरिटी है, जो अल्टीमेट पावर है, यानी कि जो बड़े मुद्दे हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान्स बनाने हैं, पॉलिसीज बनानी है, ये जो पावर है ये सिर्फ किसके पास में होनी चाहिए? टॉप लेवल मैनेजर्स के पास में ही होनी चाहिए। तो रूटीन वर्क से रिलेटेड जो पावर है उसका डिस्पर्सल कर दो, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लेकिन जो अल्टीमेट पावर है, फाइनल अथॉरिटी है, मेन जो चीजें हैं कि प्लान्स, पॉलिसीज, गोल सेट करने हैं, वो डिसीजंस किसके पास में होंगे? सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स के हाथ में। ये हो गया हमारा बैलेंस कि दोनों चीजों में क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। क्या कहते हैं हेनरी फियोल? देयर इज अ नीड टू बैलेंस सबऑर्डिनेट इन्वॉल्वमेंट थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि सबऑर्डिनेट्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, मिडिल लेवल मैनेजर्स, लोअर लेवल मैनेजर्स, वर्कर्स का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए डिसीजन मेकिंग के अंदर, डिसेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू। लेकिन जो फाइनल अथॉरिटी है वो किसके पास में होनी चाहिए? टॉप लेवल मैनेजर्स के हाथ में ही होनी चाहिए। ये किसकी हेल्प से होगा? सेंट्रलाइजेशन की हेल्प से होगा। समझ में आया? अब भाई, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप लोगों ने देखा होगा
डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा होता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है। अगर छोटा मोटा बिजनेस है तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पर सारे डिसीजन सिर्फ मैनेजर्स ही लेते हैं, वहाँ पर सेंट्रलाइजेशन होता है। लेकिन जब हम किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी की बात करते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारा काम होता है, बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो वहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई जाती है कि हर कोई अपने अपने लेवल पर डिसीजंस ले सकता है। समझ में आ गया? तो क्या कहते हैं हेनरी फियोल कि कंप्लीटली सेंट्रलाइजेशन भी ना हो, कंप्लीटली डिसेंट्रलाइजेशन भी ना हो, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा ये, क्योंकि यहां से एग्जाम में अलग से आपसे शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है। देखो प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन क्या कहता है। पहली बात तो ये स्केलर चेन क्या है? स्केलर चेन है एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी, जिसे आप फॉर्मल चेन ऑफ कम्युनिकेशन भी बोल सकते हो। क्या बोला मैंने? फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी। इसका मतलब है, ये मैंने कहा ए है और ए के पास में नीचे दो लाइंस ऑफ अथॉरिटी है कि ए के नीचे बी है, देन बी से नीचे सी आता है, देन डी, देन ई और देन एफ। इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो टॉप पर है, ए के पास में सबसे ज्यादा पावर है, सबसे ज्यादा अथॉरिटी है। उससे कम पावर बी के पास में, उससे कम पावर सी के पास में, सबसे कम पावर किसके पास में है? एफ के पास में है। सेम ऐसा ही दूसरी साइड में है, ए टॉप पर है, उससे कम पावर एल के पास में, देन उससे कम एम के पास में, उससे कम एन के पास में, उससे कम एम ओ के पास में और उससे कम पी के पास में। तो ये क्या है? फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी है, फॉर्मल चेन ऑफ कम्युनिकेशन है। अब हेनरी फियोल कहते हैं कि भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चेन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए, ये चेन ऑफ कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि कोई भी जो इंफॉर्मेशन है, जितना भी कम्युनिकेशन हो रहा है, वो इस चेन के थ्रू ही होना चाहिए। इस बात का मतलब क्या है? मान लो जो ए है उसे कोई इंफॉर्मेशन पास करनी है ई को, ए को इंफॉर्मेशन पास करनी है ई को, तो ए जो है वो डायरेक्टली ई को इंफॉर्मेशन नहीं देगा। ए पहले इंफॉर्मेशन देगा बी को, बी देगा सी को, सी देगा डी को और देन डी देगा इंफॉर्मेशन किसे? ई को। इससे क्या होगा? इससे कम्युनिकेशन में किसी तरह का कोई गैप नहीं आएगा, जो इंफॉर्मेशन है वो हर पर्सन तक पहुंचेगी। तो ये स्केलर चेन होती है। हेनरी फियोल क्या कहते हैं? ये क्या है? फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी है जो हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक्स में मूव करती है। सबसे ज्यादा रैंक किसकी है? ए की, और सबसे कम रैंक किसकी है? एफ और पी की। अकॉर्डिंग टू फियोल, ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये चेन ऑफ अथॉरिटी, ये चेन ऑफ कम्युनिकेशन होनी चाहिए, जहां पर किस तरह से फ्लो हो रहा है? टॉप टू बॉटम फ्लो हो रहा है, और सारे के सारे मैनेजर्स और सबऑर्डिनेट्स को स्केलर चेन को फॉलो करना जरूरी है, ताकि इंफॉर्मेशन में किसी तरह का कोई गैप, कम्युनिकेशन में कोई गैप ना आए। मैंने कहा मान लो ई है, ई को कोई बात पहुंचानी है एम तक, तो ई वो बात बताएगा डी को, डी बताएगा सी को, सी बताएगा बी को, बी बताएगा ए को, ए एल को और अल्टीमेटली एल बात बताएगा एम को। दिस इज स्केलर चेन। लेकिन हेनरी फियोल ये भी कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है, इमरजेंसी वाली सिचुएशन होती है, कई बार हमें इमीडिएटली एक्शन लेना है, अर्जेंटली इंफॉर्मेशन का हमें ट्रांसफर करना जरूरी है, इमीडिएट कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। उस टाइम पर अगर हम स्केलर चेन फॉलो करेंगे तो डिले इन एक्शन देखने को मिलेगा, काफी देर हो जाएगी। तो वहां पर हमारे पास में शॉर्टकट भी पॉसिबल है। जो ई है वो डायरेक्टली एम से बात कर सकता है। मान लो ई को कोई बात ओ तक पहुंचानी है, तो वो स्केलर चेन फॉलो ना करके एक शॉर्टकट भी अपना सकता है। ई डायरेक्टली एम से बात कर सकता है या ओ से, जिससे उसे बात करनी है बात कर सकता है। इस शॉर्टकट को हम लोग क्या बोलते हैं? गैंग प्लैंक। क्या बोलते हैं? गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक परमिट्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द एम्प्लॉइज वर्किंग इन डिफरेंट पोजीशंस विदाउट फॉलोइंग द स्केलर चेन। गैंग प्लैंक क्या है? एक शॉर्टकट है स्केलर चेन के अंदर। इमरजेंसी वाली सिचुएशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉइज जो अलग अलग लेवल पर काम कर रहे हैं, वो एक दूसरे से इंटरैक्ट, कम्युनिकेट कर सकते हैं एक शॉर्टकट के माध्यम से। जिस शॉर्टकट को हम लोग क्या बोलते हैं? गैंग प्लैंक। समझ में आ गया? तो दो हम लोगों ने पढ़ लिए। सबसे पहले पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों में क्या होना चाहिए? एक बैलेंस होना चाहिए। कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन और कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी अपनानी नहीं चाहिए। सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, फॉर्मल चेन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। इसे फॉलो करना जरूरी है ताकि कम्युनिकेशन में कोई गैप ना आए, इंफॉर्मेशन हर बंदे तक पहुंचे। लेकिन इमरजेंसी वाली सिचुएशन में जब हमें इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है, तब हम इसे ब्रेक कर सकते हैं। इसके अंदर एक शॉर्टकट पॉसिबल है, जिसे हम क्या कहते हैं? गैंग प्लैंक। नेक्स्ट हमारे पास में आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। इसे आप सिंपल ऑर्डर भी बोल सकते हो। देखो इस प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन में हर पर्सन के लिए
क्या लिखा मैंने, ऑर्गेनाइजेशन में हर पर्सन के लिए, प्लस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी टूल्स होते हैं, फैक्ट्री ऑफिसेज वगैरह में बहुत सारे टूल्स होते हैं, इम्प्लीमेंट्स होते हैं, तो हर पर्सन के लिए, हर टूल के लिए, यानी कि हर चीज के लिए एक फिक्स्ड जगह होनी चाहिए, और हर पर्सन, हर टूल, हर चीज अपनी उस फिक्स्ड जगह पर होनी चाहिए। इसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। People and material must be in suitable places at appropriate time for maximum efficiency। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर इंसान के लिए, हर मटेरियल, हर टूल के लिए एक फिक्स्ड प्लेस होनी चाहिए, और हर इंसान और हर टूल अपनी फिक्स्ड प्लेस पर होना चाहिए, ताकि किसी भी पर्सन को ढूंढने में, किसी भी मटेरियल को ढूंढने में टाइम वेस्ट ना हो, हमारे एफर्ट्स ज़्यादा ना लगे। फॉर एग्जांपल अगर हम स्कूल की बात करें तो हर चीज़ के लिए एक फिक्स्ड प्लेस होती है कि अगर आपको बुक्स लेनी है आप कहाँ जाओगे, लाइब्रेरी जाओगे। अगर आपको किसी टीचर को ढूंढना है आप स्टाफ रूम जाओगे। अगर आपको रजिस्टर चाहिए तो आप मे बी रिसेप्शन में जाओगे या फिर कोऑर्डिनेटर के पास में जाओगे। अगर आपको चौक वगैरह, मार्कर वगैरह चाहिए, रिसेप्शन से लेकर आओगे, कोऑर्डिनेटर से लेकर आओगे। प्रिंसिपल सर या मैम से बात करनी है तो आप प्रिंसिपल ऑफिस में जाओगे। तो हर चीज के लिए वहां पर एक फिक्स्ड प्लेस है, हर पर्सन के लिए एक फिक्स्ड प्लेस है, और हर पर्सन और चीज को वहां पर प्रेजेंट होना जरूरी है, ताकि एफिशिएंसी इंक्रीज हो, किसी भी चीज को ढूंढने में टाइम वेस्ट ना हो, एफर्ट्स का वेस्टेज ना हो। तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, हर चीज के लिए एक जगह होनी चाहिए, एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, और हर चीज अपनी जगह पर होनी चाहिए। इसे आप ऐसे भी बोल सकते हो, अ प्लेस फॉर एवरीवन, हर पर्सन के लिए एक जगह होनी चाहिए, कैबिन होना चाहिए, पर्टिकुलर रूम होना चाहिए, और हर पर्सन अपनी जगह पर मौजूद होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो किसी भी चीज को ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और साथ में एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। समझ में आ गया प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। नेक्स्ट हमारे पास में आता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। बहुत ही आसान सा है। इक्विटी का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं सबके साथ में जस्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए, काइंड ट्रीटमेंट होना चाहिए। आप सबको बराबरी से ट्रीट करोगे, किसी भी बेसिस पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जेंडर के बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि लड़का है तो आप पे ज्यादा कर रहे हो, लड़की है तो आप पे कम कर रहे हो, या फिर नेशनैलिटी के बेसिस पर भेदभाव ना हो, कलर के बेसिस पर भेदभाव ना हो, रिलीजन के बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पर, किसी भी बेसिस पर कोई भेदभाव, कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। तो इक्विटी का मतलब है गुड सेंस एंड एक्सपीरियंस आर नीडेड टू इंश्योर फेयरनेस टू ऑल एम्प्लॉइज। देखो एक जो मैनेजर है उसे अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक अच्छा कॉमन सेंस उसके अंदर होना चाहिए, ताकि वो सारे एम्प्लॉइज को फेयरली ट्रीट करे। हर बंदे को हमें फेयरली ट्रीट करना है, काइंड और जस्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए। जब आपको सबको फेयरली ट्रीट करोगे तभी जो एम्प्लॉइज है वो लॉयल्टी के साथ में काम करेंगे, अपना डिवोशन दिखाएंगे, काम के प्रति अपना डेडिकेशन वो लोग दिखाएंगे। सो देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना जेंडर के बेसिस पर, ना रिलीजन के बेसिस पर, ना लैंग्वेज के बेसिस पर, कास्ट, बिलीफ, नेशनैलिटी, किसी भी बेसिस पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एमएनसीज। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी एमएनसीज है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सोनी का एग्जाम्पल दूं तो सोनी जापान की कंपनी है, तो यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। जापान के लोग भी हैं, इंडिया के लोग भी हैं, चाइना के लोग भी काम कर रहे हैं, नेशनैलिटी के बेसिस पर कोई भेदभाव नहीं है, कोई जेंडर के बेसिस पर भेदभाव नहीं है। कुछ लोग कन्नड़ बोल रहे हैं, कुछ हिंदी बोल रहे हैं, कुछ इंग्लिश बोल रहे हैं, किसी तरह का कोई भेदभाव यहाँ पर नहीं है। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास में स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। देखो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल का मतलब है, आप लोगों ने बहुत सारी कंपनीज के अंदर देखा होगा, एम्प्लॉय आया, 3-4 महीने तक उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करी, फिर लग रहा है यार ये बंदा तो सही से काम ही नहीं करा, 6 महीने के अंदर बंदे को निकाल दिया। इस तरह से बंदे को धक्के मारकर निकालना, रिजाइन कर देना या फिर बंदे को नौकरी से हटा देना, इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, टर्नओवर। क्या बोल देते हैं, टर्नओवर। तो फेयोल कहते हैं भैया जी ये जो टर्नओवर है ये कम से कम होना चाहिए, फ्रीक्वेंटली आप बंदों को निकालो मत। टर्नओवर क्या, बंदे का ट्रांसफर भी जो है वो मिनिमम होना चाहिए। एम्प्लॉई आया है, आपने 3-4 महीने उसकी ट्रेनिंग पर पैसा खर्च करा है, एफर्ट खर्च करा है, तो उससे उसका रिजल्ट तो ले लो। आपने इतनी मेहनत उस पर करी है तो कम से कम उसका आपको फायदा तो मिलना चाहिए। तो एम्प्लॉई को एक फिक्स टाइम दो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि वो साल भर आपके ऑर्गेनाइजेशन में रहे, कम से कम 2 साल आपके ऑर्गेनाइजेशन में रहे,
उसे मौका तो दो। 3-4 महीने तो घुलने मिलने में लग जाते हैं, शाइनेस दूर होने में लग जाते हैं। उसे मौका तो दो 6 महीने, साल भर, 2 साल की वो अपनी स्किल्स आपको दिखा सके, अपना पोटेंशियल आपको दिखा सके। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर होना चाहिए, बंदे के मन में एक जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। अगर उसे लगेगा यार मुझे तो कभी भी निकाल दिया जाएगा इस ऑर्गेनाइजेशन से, उसके दिमाग में टेंशन रहेगी, वो काम पर फोकस ही नहीं कर सकता, वो अपना बेस्ट दे ही नहीं पाएगा। तो जो एम्प्लॉय टर्नओवर है, इस तरह से धक्के मारकर एम्प्लॉयज को निकाल दिया जाता है जल्दी जल्दी, ये कम से कम होना चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। आप उसकी ट्रेनिंग पर पैसा खर्च कर रहे हो तो उसका कम से कम फायदा तो लो। तो हेनरी फियोल कहते हैं भैया जी पहले ही सोच समझ के बंदों को हायर करो ना, पहले ही आप एक अच्छा खासा रिगरस प्रोसीजर से बंदे को हायर करो, यानी कि उसका रिटन टेस्ट भी लो, उसके बाद में उसका इंटरव्यू भी लो, ग्रुप डिस्कशंस आप ले सकते हो, आप देखो बंदे में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये सब देखकर आप बंदे को सिलेक्ट करो। और एक बार जब आपने बंदे को सिलेक्ट कर दिया तो आप उसे एक फिक्स्ड टाइम दो कि उस टाइम तक वो उस जॉब पर रहे, उसे अपनी स्किल्स दिखाने का मौका दो, उसे अपना पोटेंशियल, अपना टैलेंट शो करने का आप मौका दो। मैनेजमेंट मस्ट प्रोवाइड द फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉय के मन में जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग होनी चाहिए। अगर उसके मन में इनसिक्योरिटी है कि मेरी ये जॉब कभी भी जा सकती है, तो शायद उसके दिमाग में हमेशा टेंशन होगी, वो अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट हमारे पास में आता है इनिशिएटिव, बहुत ही आसान सा है। इनिशिएटिव मतलब आगे बढ़कर कोई काम करना, आगे बढ़कर अपनी इच्छा से कोई सजेशन देना, आगे बढ़ के किसी प्लान के बारे में बताना, आगे बढ़ के किसी प्लान को इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना, दिस इज इनिशिएटिव। जैसे टीचर बोलता है किसी भी काम के लिए, तो एक बच्चा होता है ना जो हमेशा हाथ खड़ा करता है, मैम ये काम हम करेंगे, दिस इज इनिशिएटिव। तो हेनरी फियोल कहते हैं आप अपने एम्प्लॉयज को मौका दो कि वो इनिशिएटिव ले सके, आगे बढ़कर कोई काम करे, आगे बढ़ के कोई सजेशन दे, किसी प्लान के बारे में बताए, आगे बढ़ के किसी प्लान को एग्जीक्यूट करे। इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विथ सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन से आगे बढ़कर कोई काम करना। इट इज थिंकिंग आउट एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान, अपने आप से किसी प्लान के बारे में बताना, सजेशन देना और उस प्लान को एग्जीक्यूट करना। तो फियोल कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस को अपने एम्प्लॉयज को अपॉर्चुनिटी यानी कि चांस देना चाहिए कि एम्प्लॉय अपने लेवल पर कोई इनिशिएटिव ले सके, किसी सजेशन, किसी प्लान के बारे में बता सके, उसे एग्जीक्यूट कर सके। इनिशिएटिव्स को एनकरेज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर टॉप लेवल मैनेजर्स कोई प्लान वगैरह बना रहे हैं, तो उसमें लोअर लेवल मैनेजर्स, मिडिल लेवल मैनेजर्स और एम्प्लॉयज का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। उनके सजेशंस को वेलकम करना चाहिए कि तुम बताओ इस प्लान को हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इस प्लान को इंप्लीमेंट करने में हमें कितना टाइम लग सकता है, तुम्हारे दिमाग में कोई नया आइडिया है तो नए आइडियाज बताओ। तो एक अच्छा खासा एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम होना चाहिए, एम्प्लॉयज के सजेशंस को वेलकम करना चाहिए। और जब कोई एम्प्लॉय अच्छा सजेशन दे रहा है, अच्छा इनिशिएटिव ले रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है आपकी जो टाइम है वो कम हो जाए, किसी काम को करने का जो टाइम है वो टाइम कम लगे, हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन को उसकी वजह से कॉस्ट रिडक्शन का फायदा मिले, आपको उस काम को करने की कॉस्ट कम आए, कोई ऐसा सजेशन आपको मिला है जिसकी वजह से कम एफर्ट्स में वो काम अच्छे से हो सकता है, तो इस तरह के अच्छे सजेशंस के लिए बंदे को रिवॉर्ड भी देना चाहिए। रिवॉर्ड मतलब आप मोनेटरी भी दे सकते हो, पैसों में भी दे सकते हो, डेमो बोर्ड पर उसकी फोटो लगा दो, एक पीयर रिकॉग्निशन मिले, उसे एक पहचान मिले, दिस इज इनिशिएटिव। और लास्ट हमारे पास में आता है एस्प्रिट डी कॉर्प्स, बहुत ही आसान सा है एस्प्रिट डी कॉर्प्स, इसकी स्पेलिंग अच्छे से दिमाग में रखना। एस्प्रिट डी कॉर्प्स का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीम स्पिरिट डेवलप करना, एक भाईचारे वाली फीलिंग डेवलप करना कि हम तो टीम के अंदर काम करेंगे। एम्प्लॉयज के बीच में आपस में कंपटीशन क्रिएट ना करना कि वो आपस में लड़ने लग जाएं, बल्कि टीम स्पिरिट प्रोवाइड करना, यूनिटी होना, हार्मनी होना एम्प्लॉयज के बीच में, दिस इज एस्प्रिट डी कॉर्प्स। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक अकेला बंदा कुछ नहीं उखाड़ सकता। अगर हमारे पास में टीम है तो हाथ में हाथ डालकर हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं, एक अकेला बंदा कुछ अचीव नहीं कर सकता। मैनेजमेंट को क्या करना है, टीम स्पिरिट प्रमोट करनी है, यूनिटी और हार्मनी लेकर आनी है, ब्रदरहुड वाली फीलिंग लेकर आनी है एम्प्लॉयज के अंदर। मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम वर्क को बढ़ावा देना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज ऑब्जेक्टिव्स वुड बी डिफिकल्ट टू रियलाइज, क्योंकि अकेले बंदा कभी भी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर सकता। और जब मैनेजर खुद भी कोई बात कर रहा है, कोई कॉन्वर्सेशन कर रहा है अपने एम्प्लॉयज वगैरह के साथ में, तो वो आई का यूज ना करे, मैं का यूज ना करे। मैं क्या शो करता है, अहंकार, घमंड शो करता है कि ये काम तो मैं ही कर सकता हूं। वो आई की बजाय किसका यूज करे, वी का यूज करे, हम का यूज करे। तो इसकी वजह से एक म्यूचुअल ट्रस्ट वाली फीलिंग
फीलिंग आएगी, एक बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग आएगी, एम्प्लॉयज को एक ब्रदरहुड वाली फीलिंग देखने को मिलेगी, टीम स्पिरिट देखने को मिलेगा। और जब हम करके हम काम करते हैं ना, तो सब लोग डिवोशन के साथ में काम करते हैं। ऐसे में कभी भी आपको एम्प्लॉयज पर पेनल्टी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें पनिश करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, वो अपने आप आगे बढ़कर सारे काम करेंगे। समझ में आ गया? तो एक बार मैं क्विकली रिवाइज करवा रही हूँ, उसके बाद में मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि किस तरह से आप ये 14 के 14 प्रिंसिपल्स याद रख सकते हो। देखो पहला कौन सा पढ़ा हम लोगों ने आज? ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, हमें फॉर्मल चेन ऑफ अथॉरिटी, फॉर्मल चेन ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो करनी है, लेकिन कई बार इमरजेंसी सिचुएशन में यहाँ पर हमारे पास में शॉर्टकट भी पॉसिबल है, जिसे हम क्या बोलते हैं? गैंग प्लैंक। फिर हर पर्सन और हर चीज के लिए एक फिक्स्ड जगह होनी चाहिए। जैसे आप देखो टूल्स के लिए फिक्स्ड जगह है, हर पर्सन के लिए क्यूबिकल्स, कैबिन्स वगैरह बने हुए हैं, और हर पर्सन, हर टूल उस जगह पर मौजूद होना चाहिए सही वक्त पर, ताकि चीजों को ढूंढने में हमें टाइम ना लगे, एफिशिएंसी इंक्रीज हो, एफर्ट्स कम लगे। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी मतलब किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए एम्प्लॉयज के बेसिस के अंदर, सेक्स के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पर, बिलीफ, कास्ट, नेशनैलिटी के बेसिस पर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, बंदों का जल्दी जल्दी टर्नओवर नहीं होना चाहिए, ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, उसे एक स्टेबल टाइम मिले कि इतने टाइम तक तो वो जॉब पर रहेगा ही, ताकि वो अपना टैलेंट, अपनी स्किल्स दिखा सके। तो जल्दी जल्दी हमें उनका टर्नओवर नहीं करना। इनिशिएटिव वाली फीलिंग डेवलप करनी है कि बंदा आगे बढ़कर भी अपने सजेशंस दे, कोई प्लान के बारे में बताए, उस प्लान को एग्जीक्यूट करे। बंदों को ये अपॉर्चुनिटी दो कि वो अपने लेवल पर इनिशिएटिव्स ले सके। और एस्पिरिट दी कॉर्प्स का मतलब है हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीम स्पिरिट डेवलप करनी है, एम्प्लॉयज के बीच में यूनिटी और हार्मनी होनी चाहिए। आई का यूज नहीं करना, मैनेजर को किसका यूज करना है? वी का यूज करना है। क्लियर हो गए? तो ये हम लोगों ने कर दिए हेनरी फियोल के हमारे पूरे के पूरे 14 प्रिंसिपल्स। अब इन्हें याद करने की मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ, उस ट्रिक से आप याद रख सकते हो। CID यूजर यूज सोडा। क्या है? CID यूजर यूज सोडा। इससे आप ये सारे के सारे 14 प्रिंसिपल्स याद रख सकते हो। देखो सबसे पहले हमारे पास में C आता है, तो C से आप याद रख सकते हो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। I से हमें याद हो जाएगा इनिशिएटिव। उसके बाद में D हमारे पास में 2 बार है, एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है, तो 2D से एक आप याद रख सकते हो डिवीजन ऑफ वर्क, और एक हो गया हमारे पास में डिसिप्लिन। देन U हमारे पास में 2 बार है, तो दोनों से याद रख लो यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब S कितनी बार है? एक बार S यहाँ पर है, एक बार S यहाँ पर है, एक बार S यहाँ पर है, 3 बार है, तो एक हो गया सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, एक हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, और एक हो गया स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। देन E हमारे पास में 2 बार है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो E से हमारा एक हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, और एक हो गया एस्पिरिट दी कॉर्प्स। R से हमारा हो गया, कल हम लोगों ने पढ़ा था, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स। उसके बाद में O से हमारा हो गया प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, और A से हमारा हो गया अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो याद रहेगा CID यूजर यूज सोडा। विद दिस हम लोगों ने फियोल के हमारे 14 प्रिंसिपल्स कंप्लीट कर लिए। अब कल की क्लास में हम लोग करेंगे FW टेलर के हमारे प्रिंसिपल्स, देन हम लोग टेक्निक्स डिस्कस करेंगे। इसी के साथ में आपका चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक का अच्छे से रिवाइज करके रखना, रिवाइज क्या, प्रॉपरली लर्न करके रखना फियोल के प्रिंसिपल्स। आई विल सी यू टुमारो। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।